आज के इस एक्सप्लेनर में हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के एक ऐसे नियम पर बात करेंगे जो लिटरली आपके देखने का नजरिया बदल देगा। सोर्स मटेरियल के अनुसार अगर हमें इकोनॉमी को सही मायने में समझना है तो हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना बंद करना होगा जो सामने दिख रही हैं और उस चीज को नोटिस करना शुरू करना होगा जो छुपी हुई है। जो दिखता है और जो नहीं दिखता, उसके बीच का यही गैप लगभग सारी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर डाइव करते हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत एक बेहद फेमस और रोचक कहानी से होती है। मान लीजिए एक बच्चा खेलते हुए पत्थर मारता है और किसी बेकर की दुकान का शीशा तोड़ देता है। अब बेकर गुस्से में बाहर आता है, वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अचानक उस भीड़ में से कोई कहता है, भाई वैसे देखा जाए तो ये नुकसान इकोनॉमी के लिए अच्छा है। उनका लॉजिक क्या होता है? उनका मानना है कि अब उस बेकर को अपना शीशा ठीक करवाने के लिए किसी रिपेयरमैन को पैसे देने पड़ेंगे। वो रिपेयरमैन उन पैसों को आगे किसी और दुकान या रेस्टोरेंट में खर्च करेगा और इस तरह पैसा घूमेगा और नए रोजगार पैदा होंगे। ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे ने कोई नुकसान नहीं किया बल्कि इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ एक ऐसी रियलिटी है जो लोग देख नहीं पाते। असल में बेकर उस दोपहर अपने लिए एक नया सूट खरीदने वाला था। अब चूंकि उसके पैसे उस टूटे हुए शीशे की मरम्मत में चले गए तो वो सूट नहीं खरीद पाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिपेयरमैन को जो फायदा सामने दिख रहा है वो उस दर्जी के नुकसान के बिल्कुल बराबर है जो कभी सामने आया ही नहीं। भीड़ ने उस टूटे हुए शीशे और उसकी मरम्मत को तो देखा पर उस सूट को नहीं देखा जो कभी सिल ही नहीं पाया। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा धोखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बिल्ड कैसे होता है। हम इस विंडो वर्सेस सूट वाले नियम को 6 अलग अलग आर्थिक पहलुओं पर आजमाएंगे। पैसे छापना, मशीन और नौकरियां, विनाश की भ्रांति, सरकारी खर्चा, टैक्सेस और आखिर में द फॉरगॉटन मैन। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पैसे छापना और महंगाई यानी इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन है? इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक काल्पनिक गांव का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इस गांव में पैसा और सामान दोनों एक लिमिटेड मात्रा में है। फिर रातों रात गांव का मेयर अपने कुछ खास दोस्तों को चुपके से नया छपा हुआ पैसा दे देता है। अगली सुबह ये दोस्त मार्केट जाते हैं और पुराने दाम पर ही बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। लेकिन दोपहर आते आते दुकानदारों को समझ आ जाता है कि लोगों के पास अचानक पैसा बढ़ गया है और वो सामान की कीमतें बढ़ा देते हैं। शाम को जब आम गांव वाले खरीदारी करने आते हैं तब तक हर चीज महंगी हो चुकी होती है। सोर्स के अनुसार जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नए पैसे छापती है तो स्थिति बिल्कुल ऐसी ही बनती है। जो लोग पावर के करीब हैं उन्हें नया पैसा पहले मिलता है और वो कीमतें बढ़ने से पहले उसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। यहाँ सरकार का लोगों को पैसा देना एक सामने दिखने वाली विजिबल विंडो है, लेकिन इस नए पैसे की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू चुपचाप गिर जाती है। ये गिरावट वो इनविजिबल सूट है जिसका पूरा बोझ आम नागरिकों की जेब पर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या वाकई मशीनें और एआई हमारी नौकरियां छीन लेती हैं? हिस्टोरिकल डाटा इस दर की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। 1800 के दशक में इंग्लैंड में कपड़े बुनने वाले मजदूरों ने डर के मारे नई मशीनों को तोड़ दिया था। उन्हें लगा था कि अब किसी को काम नहीं मिलेगा। शुरुआत में कुछ लोगों की नौकरियां सच में चली गईं, लेकिन अगर हम आगे के 27 सालों का डेटा देखें तो पाएंगे कि जहां पहले कॉटन इंडस्ट्री में सिर्फ 7,900 वर्कर्स थे, वहां 27 साल बाद पूरे 3,20,000 लोग काम कर रहे थे। यानी मशीनों ने नौकरियां खत्म नहीं की बल्कि 40 गुना बढ़ा दी। ऐसा कैसे हुआ? इस इनोवेशन के रिपल इफेक्ट को एक लेमोनेड स्टैंड के उदाहरण से समझाया गया है। एक मैनुअल जूसर की जगह अगर आप इलेक्ट्रिक जूसर ले आएं तो उत्पादन बढ़ जाता है और आमदनी भी। इस एक्स्ट्रा आमदनी से दुकानदार और ज्यादा नींबू खरीदता है जिससे किसान को फायदा होता है। फिर वो नए कप्स खरीदता है और अपना बढ़ा हुआ काम संभालने के लिए आखिर में एक हेल्पर को भी काम पर रख लेता है। सोचिए, एक मशीन को अपनाने की वजह से पूरी इकोनॉमी में नई वेल्थ और नए रोजगार पैदा हो गए। इस ऑटोमेशन वाले हिस्से का कंक्लूजन ये है कि नई टेक्नोलॉजी आने पर शुरुआत में जो कुछ पुरानी नौकरियां खत्म होती हैं वो हमारी विजिबल विंडो हैं। इन्हें गिनते हैं ना, बहुत आसान है। लेकिन इस बदलाव के बाद इकोनॉमी में जो लाखों नई नौकरियां और अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं वो हमारा इनविजिबल सूट हैं जिन्हें लोग शुरू में बिल्कुल नहीं देख पाते। तीसरा मुद्दा हमारे सामने आता है विनाश की भ्रांति, द फैलेसी ऑफ डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूरोप के तबाह हो चुके शहरों को देखकर कुछ विशेषज्ञों ने बेहद हैरान करने वाली बात कही। उनका मानना था
कि इस भयानक तबाही से इकोनॉमी में एक जबरदस्त उछाल आएगा, क्योंकि टूटी हुई बिल्डिंग्स को दोबारा बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को काम मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? क्या वाकई किसी शहर पर बॉम्ब गिराना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है? चलिए यहां दोबारा उसी नियम को अप्लाई करते हैं। अगर किसी का घर जल जाए और वो लगातार मेहनत करके उसे बिल्कुल वैसा ही दोबारा बना ले, तो क्या वो और अमीर हो गया? बिल्कुल नहीं, वो घूम फिरकर वापस जीरो पर आ गया है। जो टाइम, पैसा और मजदूर एक जले हुए घर को ठीक करने में लग गए, वो शायद किसी नए हॉस्पिटल या फैक्ट्री को बनाने में काम आते। यहाँ ठीक किया गया घर विजिबल विंडो है, और वो नया हॉस्पिटल जो कभी बन ही नहीं पाया, वो वही इनविजिबल सूट है। इसके बाद आता है चौथा टॉपिक, सरकारी खर्चा और उसकी छिपी हुई कीमतें। सोचिए कि एक माँ उस पैसे से अपने लिविंग रूम के लिए एक महंगा शोपीस खरीद लेती है, जिस पैसे से उसके बच्चे के लिए जरूरी जूते आने वाले थे। मेहमान आकर उस शोपीस की तारीफ जरूर करेंगे, पर बच्चे के जूते अभी भी फटे हुए हैं। ये उदाहरण पब्लिक स्पेंडिंग की हकीकत दिखाता है। आमतौर पर अथॉरिटीज वोट जीतने के लिए बड़े और चमकदार नए स्टेडियम बनवा देती हैं, जबकि उस कम्युनिटी की जरूरी सड़कें अभी भी खराब हालत में होती हैं। और ये इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एक बड़ा और शानदार स्टेडियम कितनी आसानी से सबकी नज़रों में आ जाता है। ये हमारी विजिबल विंडो है। लेकिन लोकल स्कूल की वो ज़रूरी मरम्मत या वो नए बिजनेस जो उन पैसों से शुरू हो सकते थे, उन्हें कभी फंड ही नहीं किया गया। वो सब अधूरे रह गए और हमारे लिए अनजान और अनदेखे इनविजिबल सूट बनकर रह गए। चलिए बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, टैक्स का असर और वो कीमत जो हमें दिखती नहीं। इसे एक शर्त के उदाहरण से समझिए। अगर कोई ऐसी शर्त हो जिसमें हारने पर आपके पूरे $10 चले जाएंगे, लेकिन जीतने पर आपको सिर्फ $4 मिलेंगे, क्योंकि बाकी का हिस्सा अथॉरिटी अपने पास रख लेगी, तो आप ही बताइए ऐसी शर्त कोई क्यों लगाएगा? लोग रिस्क लेना ही छोड़ देंगे। सोर्स के अनुसार एक्सेसिव टैक्सेस बिजनेस ओनर्स के साथ बिल्कुल यही करते हैं। वो प्रोडक्टिव रिस्क लेना बंद कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी में नई इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो जाती हैं। इस टैक्स मुद्दे का आखिरी सार ये है कि सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है वो एक आंकड़ा है जो सबको दिखता है, यानी हमारी विजिबल विंडो। लेकिन उस हैवी टैक्स की वजह से जो नई कंपनी कभी खुल ही नहीं पाई और उस कंपनी में जिन लोगों को रोजगार मिलना था पर नहीं मिला, वो हमारा इनविजिबल सूट कहलाता है। अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पर सबसे यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट पर, मीट द फॉरगॉटन मैन। आखिर इस सब में पिस कौन रहा है? इस फेबल पर ध्यान दीजिए। एक बच्चा स्कूल में सभी नियम मानता है और अपना लंच रोज साथ लाता है। एक दूसरा बच्चा अपना लंच लाना भूल जाता है और भूखा बैठा होता है। टीचर को दया आती है और वो उस पहले बच्चे का आधा सैंडविच उस भूखे बच्चे को दे देती है। अब टीचर और दूसरा बच्चा दोनों खुश हैं, लेकिन जिसने सब सही किया था वो अभी भी भूखा बैठा है। यही व्यक्ति द फॉरगॉटन मैन है, जो इन खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज का नुकसान और इनकी छिपी हुई कीमत चुपचाप चुकाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि एक अच्छे और बुरे इकोनॉमिस्ट की पहचान कैसे होती है। एक बुरा इकोनॉमिस्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे और सामने दिखने वाली चीज़ों पर फोकस करता है, लेकिन एक गुड इकोनॉमिस्ट वहाँ भी देखता है जो आंखों से ओझल है। वो लॉन्ग टर्म असर की पहचान करता है। इन दोनों सोचों के बीच का अंतर ही ये तय करता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या कोलैप्स। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जिसके बारे में सोचने की जरूरत है, आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी में हमारे आसपास ऐसे कौन से अनसीन सूट्स हैं जो अनदेखे तौर पर लगातार खोते जा रहे हैं? हमें उन छिपी हुई कीमतों और उन फॉरगॉटन लोगों को देखने की आदत डालनी पड़ेगी जिनका बोझ सिस्टम में कोई और उठा रहा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगले एक्सप्लेनर में जल्द ही कुछ नई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर चर्चा होगी।